नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। विरासत में इन दिनों हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में गजल को आम आवाम तक पहुंचाने वाले जगजीत सिंह की दास्तान। अब तक आप देख चुके हैं कि किस तरह राजस्थान के एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर सरदार जगमोहन जगजीत बने और माया नगरी में किस्मत आजमाने पहुंचे। वहां जिंगल स्टार चित्रा सिंह जिंदगी में आई। बचपन से कलकत्ता में संगीत के माहौल में पली बढ़ी और सिर्फ 16 साल की उम्र में शादी करके एक बेटी की मां बन गई। पति मुंबई में रहते थे, इसलिए चित्रा का नया बसेरा माया नगरी बन गई। अब देखिए इसके आगे की दास्तान। ये तो आप जगजीत सिंह से सुन ही चुके हैं कि चित्रा के पति देबू दत्ता खुद बड़े शौकीन थे संगीत के। उन्हें चित्रा के गाने के बारे में पता था, इसलिए कभी उन्होंने चित्रा को रोका नहीं। दत्ता जी के घर के सामने एक गुजराती परिवार रहता था और ये परिवार भी संगीत का रसिक था। अक्सर उनके घर में संगीत की महफिलें सजती थी। वहां एक शिक्षक से 3 महीने तक चित्रा ने संगीत सीखा। इसके बाद संगीतकार वैद्यनाथन से मुलाकात हुई। उन्होंने रेडियो पर जिंगल्स गाने की शुरुआत कराई और देखते ही देखते चित्रा जिंगल स्टार बन गई। Jingles भी it was just a कोइंसिडेंस, एक्सीडेंटल अगर कहे तो। लक्ष्मी शंकर आने वाली थी, उन दिनों बहुत गाती थी वो। हिंदी भी गाती थी, दूसरे लैंग्वेजेस में गाती थी। तो लक्ष्मी शंकर को उन्होंने एक जो काफ़ी मोनोपोलाइज करके रखे थे वो थे मिस्टर वैद्यनाथन। ही वॉज द कंपोजर ऑफ ऑल दिस। तो उन्होंने बुक किया था। तो नाथन हैड बिकम वेरी फ्रेंडली विथ अस जनरली घर में। तो उस दिन लक्ष्मी जी नहीं आई, वो बीमार हो गई कुछ, और इनका एक डेडलाइन था टू मीट, देना ही था। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें निकली। आई हैव नो आइडिया हाउ दे गॉट टू नो कि ये गाती है और अच्छा भी गाती है। आई हैव नो आइडिया। तो नाथन ने मेरे को बोला कि आप चलो गाओ, ट्राई करो। तो आई वॉज क्वाइट टेकन अबैक। मैंने कहा मैं गाऊँ? तो बोले हाँ तुम ट्राई करो, ये जिंगली तो है छोटा सा। जय सौंदर्य साबुन पॉपुलर तो डेफिनेटली हो रहा था, क्योंकि और सब जगह से फिर बुलावा आने लगा। आई मीन हालांकि उसके पहले मैं तो कभी बाहर नहीं गई, कभी बाहर नहीं गाया। तो इसके बाद सब ऑफर आने लगा कि, और नाथन का तो फिर आई बिकेम परमानेंट। फिर उसको लक्ष्मी शंकर चाहिए नहीं था। आई यूज्ड टू सिंग ऑल हिज जिंगल्स। चित्रा की मुलाकात इसके बाद हुई मोहिंदर जीत सिंह से। वो दत्ता जी के घर अक्सर रिकॉर्डिंग के लिए आते थे। उन्होंने चित्रा की रिकॉर्डिंग सुनी और बोले, ये तो एकदम नूरजहां की आवाज है। उन्होंने 2 गाने चित्रा को दिए। इनमें से एक गाना जगजीत सिंह के साथ था। दरअसल मोहिंदर जीत सिंह ने ही जगजीत से चित्रा की मुलाकात कराई थी। बंगाल महाराष्ट्र आया और पंजाब भी महाराष्ट्र आया। हाँ, तो बंगाल और पंजाब फिर कैसे? बंगाल और पंजाब यहाँ ही मिले। वो इस तरह से कि ये महेंद्रजीत सिंह के जो नाम लिया मैंने, उनको बनाना था एक अपने लिए टेप बनाना था उनको, विच वॉज सपोज टू बी हिज शोकेस, प्रोड्यूसर उसको सुनाने के लिए। तो उन्होंने सब जितने भी नए नए सिंगर्स थे ना, ईशान का फादर भी था, मानस मुखर्जी, यशपाल सिंह जो गीत गाता चल का सब गाने गाए थे, ही इज़ अ लॉयर। यशपाल सिंह,
मानस मुखर्जी, सुलक्षणा पंडित, फिर एक और लड़की थी जिसमें ये टैलेंट ऑफ 80s में भी उससे गवाया था, चक्रवर्ती कुछ नाम था उसका शायद, वो भी थी। तो ये सब लोगों को उसने इकट्ठा किया था कि इनसे गवाने का था सब गाने जो उसको रिकॉर्ड करना था। अब जिस दिन रिहर्सल के लिए सारे आर्टिस्टों को बुलाया, सब आके बैठे हैं, टाइम हो गया और इतने में 1 घंटी बजी, दरवाजे में मैं खुला तो सामने आदमी खड़ा था, वो दरवाजे फ्रेम में हाथ रख के यूँ सो रहे दरवाज़ा खोला तो जगह, फिर अंदर आया तो महेंद्रजीत ने बोला लल्लू आजा। अच्छा, लल्लू आ गया अंदर आके, क्योंकि रिहर्सल चल रहा था ना, तो वो इट वॉज वॉल टू वॉल कार्पेटिंग था, तो एक कोना चुन के वहाँ लंबा होके सो गया। इधर चल रहा है, वो सो रहा है। थोड़ी देर के बाद महेंद्रजीत ने उनको, ए उठ लल्लू उठ, चल तो अपना गाना देख ले। तो उठा, कुछ मुंह हाथ धोना नहीं, कुछ नहीं, उठ के बाजा लेके बैठ गया, बाजा खींच के बैठ गया। तो हमें बताया गया ये नया लड़का आया है, पंजाब से आया, जगजीत सिंह नाम है। अच्छा ठीक है, बैठे हैं। जगजीत सिंह ने जब ऊपर से नींद से उठा है, आवाज़ और डबल भारी पहले ही भारी आवाज़ और भी डबल हो गया। तो मैं तो कभी सुना नहीं था इनको। जब आवाज़ निकाला, महेंद्र सिंह मेरे को बोल रहा है, एक तुमको डुएट इनके साथ गाना है। मैंने कहा प्लीज़ माफ़ करो आवाज़ सुनो इसकी आवाज़ सुनो, यहाँ से गाता है और मेरी एकदम चिड़िया की जैसी पतली आवाज़ उन दिनों। मैंने कहा मैं उसके स्केल से नहीं गा सकती। मैंने कहा प्लीज़ ये डुएट नहीं होगा मेरे से। फिर इतना देखा मैंने कि एक दफ़ा बाजा उनके हाथ में गया तो और किसी को बाजा नसीब नहीं हो सकता। ओए गाता रहेगा, ओए छोड़ेगा नहीं बाजा गाता। लेकिन पहले दिन तो आपने रिजेक्ट कर दिया इस तरह से, जब सुना कि ना मैं अच्छा नहीं गाता, ये आवाज़ भारी है। नहीं, गाता कैसा है वो छोड़ो, आवाज़ बहुत भारी पसंद नहीं थी। आवाज़ नहीं पसंद। लेकिन ये आवाज़ फिर कब पसंद, ऐसा लगा कि नहीं इस आवाज़ में भी कुछ जादू है? ऐसा है, एक बार रिहर्सल कहीं बाहर रखा था, कोई दूसरी जगह पे, तो वहाँ ये सब थे, सुलक्षणा वगैरह सब आए थे और ये भी आए थे। तो रिहर्सल ख़त्म हो गया, देन आई वॉज कमिंग बैक होम, तो इनके साथ बात हो रही थी। मैंने पूछा कहाँ रहते हो, तो ही सेड अग्रीपड़ा, शेरे पंजाब। तभी दैट वाज ऑन माय वे, यू नो। तो मैंने कहा इफ़ यू वांट आई कैन ड्रॉप यू, अभी मेरे को जाना है घर। तो वो मेरे साथ आए, तो मैं बोला मैं पहले उतर जाती हूँ, फिर ड्राइवर जाके छोड़ के आएगा, यू नो। तो मैं जब उतरने लगी तो आई फेल्ट कि मुझे कुछ इनको चाय वाय पूछना चाहिए, यू नो, साथ में आए हैं। सो मैंने पूछा, मैंने कहा ऊपर आइए, तो आ गए ऊपर। तो ऊपर गए तो वो बाजा पड़ा हुआ था, बिकॉज स्टूडियो और बाजा जब हाथ में आ जाए हाँ, तो बाजा तो वो छोड़ते नहीं थे कभी। बाजा आ गया तो वो बस चालू हो गए और मैं चली गई किचन में चाय बनाने। तो चाय बना के जब मैं आई बाहर तो ये अपने आप गा रहे थे। हाँ, तो अपने आप जो गा, मैं चुपचाप सामने बैठी और मैं सोचा कि इसका गाना तो मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अभी जो ये गा रहा है ये कुछ और ही बात है, क्योंकि वो किसी को सुनाने के लिए नहीं गा रहे थे, वो अपने आप एकदम मौज में बैठे चुपचाप गा रहे हैं। और गा कौन से गाना रहे थे जो बाद में मैंने रिकॉर्ड किया था, धुआं उठा था दीवाने के घर से सारी रात। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट।
सारी रात, लेकिन खामोश रहे, लेकिन खामोश रहे, दुनिया के डर से सारी रात। When I heard this composition also, उसके पहले कंपोजिशन कुछ मेरे को समझ में नहीं आता था, ये क्या होता है, ठीक है गाना गाना है, यू नो। अब जाके उस दिन मेरी आंखें खुली, मैंने कहा ये गाना तुमने बनाया? बोलता है हाँ। एंड आई मीन कॉलेज ख़त्म करके जब तक वो बॉम्बे आए थे, उससे भी 2-3 साल पहले बनाया है ये गाना। हाँ, मतलब ही मस्ट हैव बीन 21-22 साल के जब वो गाना उन्होंने बनाया। तो आई वॉज अमेज्ड। तो इस तरह चित्रा ने पहली बार जगजीत के गाने को पसंद किया। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों ने जिंगल्स गाने शुरू कर दिए। चित्रा को मिलते थे एक जिंगल के 200 रुपए, तो जगजीत को मिलते थे 50 या 100 रुपए। दिलचस्प तो यह था कि बंगाल और पंजाब की ये जोड़ी करीब 20 भाषाओं में जिंगल गाती थी। कौन हर सुबह सभी को सवारे, किसकी ये आंखें हैं प्यार के तारे, ये नरमी ये गर्मी ये स्वाद ये चेहरे पे रौनक जगाए। असली वनस्पति आज भी ममता की कसौटी पर खरा। खिल गया न जाने क्या बात है इन दीवारों में, मुझे अपने घर में ही नहीं सुरों में भी नए रंग नजर आने लगे हैं। Hi, I'm Jagjit Singh and I'm using all Voy to talk to India. इसी बीच चित्रा की अपनी जिंदगी में एक तूफान आया। पति ने दूसरी शादी का फैसला किया और चित्रा ने एक दिन खामोशी से तलाकनामे पर हस्ताक्षर कर दिए। चित्रा ने बेटी मोनिका के साथ पति का घर छोड़ दिया। एक कमरे के छोटे से फ्लैट में रहने चली गई। जिंदगी ने उन्हें एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये 1968 का अप्रैल महीना था। I do know also unconsciously that is कि my marriage was going through a bad period, you know. I wasn't so consciously thinking of that कि my marriage might end. ऐसा हमने सोचा नहीं था कभी. And then my divorce came through. काफ़ी देर में I met him in I think September 67 recording के लिए जब आए थे. And then by April 68, I was out of this house. लेकिन आवाज को लेकर जगजीत अभी भी ये समझते थे कि चित्रा उनकी आवाज को पसंद नहीं करती। काफी हद तक बात भी सही थी। चित्रा उन दिनों तलत महमूद की मखमली आवाज की दीवानी थी और जगजीत की भारी आवाज उनके साथ मेल नहीं खाती थी। इसलिए जगजीत सिंह चित्रा को खुश करने के लिए तलत के गाने दिन रात गुनगुनाया करते थे। सीने में सुलगते हैं अरमां, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है।
सीने सुलगते हैं अरमान। जगजीत और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बना लिया था। इन्हीं दिनों एक प्रस्ताव मिला अफ्रीका जाने का। रेनबो म्यूजिक ग्रुप के बैनर तले जगजीत और चित्रा अपने साथियों के साथ अफ्रीका गए थे। इस समय तक जगजीत ज्यादातर फिल्मी गीत गाते थे। जब अफ्रीका से लौटे तो नई मुसीबत में पड़ गए। रंगभेद के चलते अफ्रीका दुनिया में अलग थलग पड़ा था। भारत ने भी संपर्क नहीं रखने की नीति अपनाई थी। जगजीत लौटे तो सबके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। आकाशवाणी पर जगजीत की गजलों पर पाबंदी लगा दी गई। बहुत समय बाद यह मामला सुलझा। अफ्रीका यात्रा में जगजीत और चित्रा ने एक दूसरे को करीब से जाना था। लौटे तो नए रिश्ते की नींव पड़ चुकी थी। नियति धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रही थी। और एक दिन वो भी आ गया जब पंजाब ने बंगाल के सामने प्रस्ताव रख दिया। मेरी मुलाकात भी चित्रा जी से हुई, रिकॉर्डिंग सेशन में हुई। पहले तो we didn't like each other. I liked her, but she didn't like me. लेकिन एक दो बार मुलाकात हुई तो उनको लगा कि ठीक है, आवाज भी अच्छी है, आदमी भी ठीक है, तो she started liking me. धीरे धीरे रिलेशन बढ़ते गए और फिर हमने जीवन साथी बन गए। प्रपोज तो पंजाब ने ही किया। The proposal was also pretty strange. उस दिन मैं किचन में कुछ बना रही थी, जबकि दरवाजे पे ठक ठक किया, नॉक किया, तो मैंने खोला तो ये सामने खड़े थे। बहुत बुरा हाल, बीमार, एकदम बीमार। हाँ, बात नहीं कर पा रहे थे, लाल एकदम, थ्रोट इन्फेक्शन। हाँ, तो उधर ही बैठ गया, किचन में बैठ गया एक मोड़े पे। तो मैंने देखा हालत तो बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा एक बैठो, मैं गर्म पानी करके देती हूँ, आप स्टीम लो। ओके, तो वहाँ उसको टॉवल दे दिया, सिर ढक के स्टीम ले रहा है। स्टीम भी हो गया। मेरा पीठ था, मैं कुछ शॉपिंग कर रही थी, कुछ समथिंग। तो ऑल ऑफ अ सडन आई हर्ड कि आई वांट टू मैरी यू। तो मैं बोला क्या? आई वांट टू मैरी यू। मैंने कहा ये क्या बात हुई? आई एम ऑलरेडी मैरिड, क्या बात कर रहे हो? आई वेट, आई वेट। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुई। मैंने कहा ये कहाँ से बात आई? शादी की बात कहाँ से आ गई? यू नो, ऐसे तो कोई इसका कोई प्रिएम्बल नहीं था, कोई आभास नहीं था। ये शादी कैसे उसके दिमाग में कहाँ से आया? Yeah, we were very friendly, no doubt. वो हमारे साहब was so moved with his voice कि उन्होंने कह दिया था कि तू अकेला रहता है, हॉस्टल में रहता है, जब मर्जी आ जाया कर, इधर खाना खाओ, रहो, ये वो। तो वो सब चालू था। ये आते थे, छुट्टी के दिन आते थे, उधर और भी लोग आते थे, बैठ के कैरम खेला जाता था, ताश खेला जाता था। ही वॉज पार्ट ऑफ ऑल दैट, सो ही बिकेम अ फैमिली फ्रेंड, यू नो। और भी उनके दोस्त लोग आते थे उसमें। चित्रा के लिए वो एक मुश्किल घड़ी थी। पहले ब्याह का कड़वा अंत हुआ था, अभी तलाक भी नहीं हुआ था, और ये दूसरे विवाह का प्रस्ताव। बेटी बड़ी हो रही थी, मां की हालत समझ रही थी। दूसरी शादी से उस पर क्या बीतेगी? चित्रा अपने आप से लड़ रही थी। उन्होंने जगजीत को टाल दिया, लेकिन दोस्ती चलती रही। धीरे धीरे इस दोस्ती ने एक जिम्मेदार शक्ल ले ली थी।
एक जवान महिला के लिए अकेले रहना उस दौर के हिंदुस्तान में कोई आसान काम नहीं था। जगजीत ने इस अकेलेपन में भरपूर सहारा दिया। घर में बल्ब बदलने से लेकर बेटी मोनिका का पूरा ख्याल रखने तक मोनिका के लिए वो जगजीत काकू थे। इस दरमियान चित्रा खामोशी से जगजीत को देखती रही। वो जिंदगी में अब और जोखिम नहीं लेना चाहती थी। समय गुजरता रहा। 2 साल बीते। जगजीत ने एक बार फिर चित्रा के सामने ब्याह का प्रस्ताव रखा। इस बार चित्रा ने हां कर दी। मित्र मंडली को फैसले की जानकारी दी गई। जगजीत के पिता अभी तक खफा थे, इसलिए शादी में उनकी कोई भूमिका नहीं होने वाली थी। तय हुआ कि मंदिर में एकदम सादे तरीके से शादी होगी। और कर भी क्या सकते थे, धूमधाम से शादी करने का बजट नहीं था। और भारत के इन भावी सितारों ने सिर्फ 30 रुपए में ब्याह रचा लिया। आज के जाने माने गायक भूपेंद्र इसी मंडली में थे। वो कहीं से 2 मालाएं लाए। जगजीत के तबला वादक हरीश आधा किलो मिठाई का पैकेट लाए। पंडित जी ने फेरे लगवाए और 5 मिनट में शादी संपन्न। ना कोई बैंड, ना कोई बाजा, ना कोई बारात, ना धूमधाम, ना कोई रिसेप्शन। 2 अलग अलग राहों के मुसाफिर एक ही कश्ती में सवार थे। कौन जानता था कि ये जोड़ी आगे जाकर हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों पर राज करेगी। ये 1970 का साल था। जिंदगी का सुहाना और सुरीला सफर शुरू हो चुका था। जगजीत और चित्रा का संघर्ष अब साझा संघर्ष था। जिंगल स्टार चित्रा सिंह को संगीत के सफर का गुरु भी मिल गया था। चित्रा हिंदी और बंगाली बोलती, समझती और गाती थीं, लेकिन गजल संसार में उर्दू की समझ बहुत जरूरी थी। लिहाजा जगजीत ने चित्रा का उर्दू से नाता जोड़ दिया। चित्रा की इस खासियत को तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि वो एक बार ध्यान से कुछ सुनती तो उसकी हूबहू कॉपी कर देती थी। खैर, शादी के बाद कुछ दिन सैर सपाटे में गुजरे और फिर दोनों रोजी रोटी की जुगाड़ में जुट गए। उन दिनों मुंबई में एक थे ब्रज नारायण, संगीत के रसिक थे, जानकार थे और वहां के रंग भवन में हर साल एक शाम गजल के नाम करते थे। शादी के बाद इस जोड़ी का पहला कार्यक्रम इसी गजल संध्या में हुआ। दोनों ने इसमें 2 गजलें सुनाकर महफिल लूट ली। अब देखिए इसके आगे की कहानी। तो हुआ ये कि कार्यक्रम खत्म होते ही HMV के एक अफसर इस जोड़ी से मिलने जा पहुंचे। उनका नाम था GN जोशी। संगीत के अच्छे जानकार थे। उन्होंने जगजीत चित्रा को गायन के लिए मुबारकबाद दी और नए रिकॉर्ड का न्योता। तय हुआ कि खयाम को संगीत का जिम्मा सौंपा जाए। खयाम मान भी गए, लेकिन उनकी मशरूफियत ऐसी थी कि वक्त गुजरता रहा और रिकॉर्डिंग ना हो पाई। हार कर जगजीत ने ही धुनें तैयार की। 1971 का साल जगजीत के लिए 2 तोहफे लाया। जनवरी में उनके संगीत से तैयार चित्रा का पहला एल्बम बाजार में आया और अगस्त में परिवार में आया एक नन्हा मेहमान विवेक।
पहला एल्बम यादगार साबित हुआ। ब्रिजनारन शामे गज़ल कुछ करते थे वो, ये रंग भवन में ओपन एयर में, तो उसमें नए सिंगर्स में से हम भी दोनों थे। तो ये उन्होंने वहाँ सुना था मेरे को और उन्होंने कहा था आओ स्टूडियो में आओ। तब मिलने गए थे तो उन्होंने कहा कि आई एम रिटायरिंग इन मार्च, उसके पहले मैं इस लड़की का रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। ऐसे लोग आजकल मिलते नहीं मिलते। तो उन्होंने अब इंटायरली खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में और ये प्रपोज करके दिन इसे ख़याम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ख़याम तो जमा नहीं हमें। देन ही हिमसेल्फ सेड लेट जगजीत डू इट, यू नो। क्या बात है। तो हम बोले तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ही कंपोज्ड 4 गाने, जिसमें से आई मीन इट बिकेम क्वाइट वेल नोन दोज डेज। वो जो हम में तुम्हें करार था, तुम्हें याद हो कि ना हो। जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। इन दिनों जगजीत की मंडली में वाद्यों के नए साथी भी जुड़ गए थे। ये लोग रोज घंटों रियाज करते थे। चित्रा के लिए ये कभी न भूलने वाला दौर है। वो सीख रही थीं और जगजीत सख्त गुरु के रूप में सामने थे। सिर्फ शबनम ही शाने गुलिस्तान नहीं, सिर्फ शबनम ही शाने गुलिस्तान नहीं, शोला वो गुल कभी दौर चलता रहे, अश्क भी चश्मे पूर्व से बहते रहे, अश्क भी चश्मे पूर्व से बहते रहे, और दिल से धुआं भी निकलता रहे, सिर्फ शबनम ही शाने। चित्रा की आवाज बहुत मीठी और महीन थी। अकेले गाती तो सहज रहती, लेकिन जगजीत के साथ मिलकर गाती तो केमिस्ट्री चुनौती बन जाती। फिर भी जगजीत को सुनने वालों के मूड की विलक्षण समझ थी। उन्हें पता होता था कि चित्रा के गले का कौन सा रंग वाहवाही लूटेगा। जोड़ी हिट होती गई। 2 साल बाद एक और एल्बम सुपर 7 संगीत प्रेमियों को सौंपा। इसकी गजलें आज तक लोग गुनगुनाते हैं। मेरी फेवरेट कंपोजिशंस जो है, उनमें सबसे पहले जो मैंने रिकॉर्ड की थी, मेरे सुपर 7 में थी, वो थी जब भी आती है तेरी याद कभी शाम की रात, और बढ़ जाती है अफसरदा दिल शाम की रात। घर की हालत सुधरने लगी थी। जगजीत ने पैसे बचाकर अपने घर मनी ऑर्डर भेजना शुरू कर दिया था। पिताजी का गुस्सा भी पिघलने लगा। बेटे की आवाज रेडियो पर सुनते तो दिल धड़कने लगता, खुशी से आंसू छलक आते। जगजीत की आमदनी का जरिया पार्टियां, लाइव शो और संगीत की महफिलें थीं। उधर चित्रा ने जिंगल गाना नहीं छोड़ा था। विदेश यात्राएं भी अब लगातार हो रही थीं। गंगानगर का शरारती नौजवान पेशेवर गायक बन रहा था। माया नगरी
उसके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी थी। एक दिन एचएमवी से नया प्रस्ताव मिला, नए रिकॉर्ड का। जगजीत चित्रा का पहला धमाकेदार एल्बम द अनफॉरगेटेबल्स। भारतीय और पश्चिमी वाद्य यंत्रों का अनूठा संगम। इस एल्बम ने जोड़ी को रातों रात स्टार बना दिया। हिंदुस्तान के लोगों ने देखा कि किस तरह गजल अमीरों की महफिल से निकल आम आदमी के घर जा बैठी थी। ये 1976 का साल था। एचएमवी उस वक्त सिर्फ एक ही कंपनी हुआ करती थी, रिकॉर्डिंग कंपनी एचएमवी। जब उन्होंने कहा कि आप एलपी रिकॉर्ड करिए, और मुझे ऑलरेडी इस लाइन में 10 साल हो गए थे। पहले छोटे ईपी हुए थे, छोटे छोटे 78 हुए थे, वो करते थे, लेकिन हमें इस काबिल नहीं समझा गया था कि हम एक एलपी रिकॉर्ड करें। 10 साल के बाद हमें इस काबिल समझा गया, मुझे और चित्रा को। उस वक्त एचएमवी ने कहा कि अभी आप एलपी करिए, अभी आपका थोड़ा नाम हो गया है, यू आर फिट फॉर दैट। तो उसमें जो मैंने पहली नज्म रिकॉर्ड की थी वो थी बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। दैट वाज माय फर्स्ट टेस्ट ऑफ सक्सेस। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जो पहला मेरे ऊपर इम्प्रेशन है वो वही है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ये उनका पहला एल्बम था, और मुझे याद है कि मैंने कहाँ सुना था। ये मुझे एक दिन संडे को हम लोग मिला करते थे हमेशा अमिताभ बच्चन साहब से। वो कभी हमारे घर आते थे, कभी हम उनके घर जाते थे। तो एक दिन मैं संडे को उनके यहाँ गया तो उनका साहब मैं आपको एक एल्बम सुनाना चाहता हूँ, और उन्होंने ये प्ले किया, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाए। तो मैं तो पहली बार वो आवाज़ सुनी थी, तब तक मैंने आवाज़ भी नहीं सुनी हुई थी। मैं ये कौन है भाई? कल जगजीत सिंह है, कमाल का एल्बम है, आप सुनिए ज़रा पूरा एल्बम। बात निकलेगी तो वाकई जगजीत सिंह की जो बात निकली 70s में, तो फिर दूर तलक गई। दिल को शोलों से करती है सैराब, जिंदगी आग भी है पानी भी, जिंदगी आग भी है पानी भी। हाय क्या चीज़ है जवानी भी। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, बहुत पहले से। Those days LP होना for a new artist, it was an achievement. बहुत बड़ी बात है। You know, बहुत बड़ी बात है। Unforgettables कभी forgettable हुआ ही नहीं। कभी नहीं हुआ। You हम know, लोगों ने एक हाँ, तो that was a revolutionary thing, you know, जो कि म्यूजिक का शक्ल बदल दिया। वो बेदर्दी बेदर्दी, वो बेदर्दी से सर काटे अमीर, और मैं कहूँ उनसे हुजूर 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 हुजूर। आहिस्ता आहिस्ता जनाब, आहिस्ता आहिस्ता।
आहिस्ता हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा आहिस्ता 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 सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता 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 आहिस्ता। लेकिन इस एल्बम की लोकप्रियता देखने के लिए जगजीत और चित्रा हिंदुस्तान में नहीं थे। वो कुवैत के शेख के न्योते पर थे। कुवैत में शानदार महफिलों के बाद दुबई और वहां से फ्रैंकफर्ट होते हुए लंदन। 6 महीने बाद जब जगजीत और चित्रा लौटे तो हक्का बक्का रह गए। अनफॉरगेटेबल ने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आते ही कंपनी ने 80,000 रुपए की रॉयल्टी का चेक भेंट किया। जी 1976 80,000 रुपए। जगजीत चित्रा को जैसे खजाना मिल गया। ये हिंदुस्तान के गजल संसार में एक खामोश क्रांति थी। एक बात आप जानते हैं कि अनफॉरगेटेबल्स का कवर डिजाइन किया था खुद चित्रा के पूर्व पति देबू दत्ता ने। इस रिकॉर्ड से एक फायदा और हुआ। पिताजी का गुस्सा पूरी तरह गायब हो गया। अब उन्हें बेटे पर नाज था। वो खुद भी जगजीत की गजलें गुनगुनाने लगे थे। एक बेटे के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती थी। इन्हीं दिनों जगजीत ने तय किया कि बेटे विवेक को दादा दादी और नाना नानी से भी मिलना चाहिए। वो चित्रा और विवेक के साथ लुधियाना गए जहां माता पिता रहते थे। घर पर विवेक को भरपूर लाड़ मिला। इसके बाद ये परिवार कोलकाता गया। चित्रा के माता पिता से जगजीत की अभी तक मुलाकात नहीं हुई थी। उन्हें चित्रा की तलाक और जगजीत से शादी की खबर भी नहीं थी। जब वो जगजीत से मिले तो उन्हें अंदाजा हो गया कि बेटी का फैसला गलत नहीं था। बाद में तो उन्होंने हमेशा जगजीत को बेटे की तरह माना। और अब लौटते हैं फिर सुरीले सफर पर। हमने आपको बताया था कि जगजीत किशोरावस्था से ही सूफियाना और आध्यात्मिक रुझान वाले थे। शिमला में पंजाबी के लोकप्रिय कवि शिव कुमार बटालवी से मिले और इस मुलाकात ने जगजीत को झकझोर दिया। तभी से एक दबी सी चाह थी, काश कभी बटालवी की कविताएं गाने का मौका मिले। जिंदगी में ऐसे अवसर आते हैं जब आप शिखर पर पहुंच रहे होते हैं तो समाज आपकी इच्छा के आगे सर झुकाता है। लेकिन जब तक आप गुमनाम रहते हैं तो न जाने कितनी इच्छाएं दम तोड़ देती हैं। इस एल्बम ने झंडे गाड़े तो जगजीत ने एचएमबी के सामने बटालवी की कविताओं का रिकॉर्ड निकालने का प्रस्ताव रखा और देखिए कंपनी ने झट मंजूर कर लिया। जगजीत चित्रा का यह एल्बम था विरहा दा सुल्तान, सदाबहार। इसका कवर डिजाइन किया था अपने जमाने के जाने माने चित्रकार इमरोज ने। ये 1978 का साल था। माए ने माए मेरे गीतां दे रहना विच तेरे होदे रंग पवे। अद्धी अद्धी राती उठ रोण मोए मित्रा माए सानू नींद
जिंदगी अच्छी कट रही थी। जगजीत और चित्रा के एल्बम आ रहे थे, एक से बढ़कर एक। लोग दीवाने हो रहे थे। The voice of emotions, जगजीत सिंह। जितने लोकप्रिय देश में, उससे ज्यादा विदेश में। बड़ा मुश्किल है किसी एक एल्बम या फिर उसकी किसी एक गजल का नाम लेना। इन सारे एल्बम में जगजीत ने एक अनूठा प्रयोग किया था। उस जमाने में ऑडियो कैसेट आया करते थे और हर कैसेट कवर कुछ पन्नों का होता था जिन पर सारी गजलें छपी होती थीं। हिंदुस्तान में गजल को घर घर पहुंचाने का जगजीत का यह तरीका अद्भुत था। लेकिन इसी दौर में जगजीत चित्रा ने कुछ ऐसी गजलों को भी स्वर दिया जो बाकायदा एल्बम की शक्ल में संगीत प्रेमियों तक नहीं पहुंची। आपको सुनाते हैं ऐसी ही कुछ नायाब प्रस्तुतियां। सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, हर दर पे झुक जाए उसे। विरहा द सुल्तान के बाद अगले 10 साल में जगजीत चित्रा के 16 एल्बम आए। इन सभी ने लोकप्रियता के कीर्तिमान बनाए। एक झलक गजल गंगा के सफर पर। हमने कोशिश की है कि हर एल्बम से एक या दो गजलों का छोटा सा हिस्सा आपको सुनाएं। हम आपको यहां गजलों के जो हिस्से सुना रहे हैं उनमें से अनेक बहुत दुर्लभ और उसी समय की रिकॉर्डिंग हैं। ये रिकॉर्डिंग हमारे पास कई देशों से जगजीत सिंह के चाहने वालों ने भेजी हैं। 1979 कम अलाइव। मेरी गजल और जगजीत सिंह की आवाज का रिश्ता बहुत पुराना है। ये उन दिनों की बात है कि जब गालिब जवान होते थे। मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है जी। दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना। कम लाइव जब सुनते हैं आप तो ऐसा लगता है कि पूरी लाइव रिकॉर्डिंग है। ठीक है, मैंने तो की नहीं थी, तो मुझे बताया इन्होंने एक दिन कि ये सब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग थी। यानी कि म्यूजिशियन स्टूडियो में बैठाए, एज इट इज रिकॉर्डिंग की, उसके बाद सब हल्ला गुल्ला डाल रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक बार फिर ऑल दिस ऑडियंस को बुलाया, वो रिकॉर्ड करके मिक्स किया। ये जो जीनियस ट्रैक है ना, जीनियस माइंड जो है, ये जगजीत जी में था। 1980 अ माइलस्टोन। मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, एक
1980 मैं और मेरी तन्हाई। 1980 जगजीत प्रेजेंट्स तलत अजीज। जब मैं ये साइन किया 79 में पॉलिटिकल इंडिया से, तो मैंने जगजीत सिंह साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा कि भाई ऐसा है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हूँ और एक एल्बम बनानी है, तो क्या आप इसकी म्यूज़िक मतलब कंपोजिशंस करोगे? बोले आ जाओ तुम मेरे पास। तो मैं गया और ये एल्बम बना। 1980 लाइव एट वेम्बले। बेदर्द सुननी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गजल, आशिक तेरा रुसवा तेरा, आशिक तेरा रुसवा तेरा, शायर तेरा इंशा तेरा, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी। 1981 टैलेंट ऑफ 80s। जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत सफ़र किया कि नए को नहीं आने देना है, नए को दबा के रखो। ये जो उस समय चल रहा हाँ, खास करके नया अगर कोई अच्छा हो उसको तो बिल्कुल ही नहीं आने देना। तो वो जो हमने देखा है, तो उन्होंने डिसीजन ये लिया कि नहीं, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि वी हैव सफ़र्ड पर्सनली। तो उन्होंने ये फिर डिसाइड किया कि नए लोगों में से 6-8 जन को चुन के उनको ट्रेन करके उनसे गवाए, उनके लिए कंपोज करूं उनके आवाज़ के हिसाब से, फिर उनसे गवाया जाए। तो दैट इज़ हाउ ये टैलेंट ऑफ 80s बना था। 1981 लाइव एट द अल्बर्ट हॉल। सुनते हैं कि मिल जाती हर चीज दुआ से, के मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से। तो जगजीत साहब का पहला प्रोग्राम था लंदन में, अल्बर्ट हॉल में, और आप बिलीव नहीं करेंगे इतने लोग वापस चले गए हैं, दूर दूर से आए थे, बर्मिंघम से आए थे, लेस्टर से आए थे, कहाँ कहाँ से आए थे, मगर टिकट नहीं मिले तो दूर। और वो अल्बर्ट हॉल का कैपेसिटी है 6000 सीट्स है। तो जगजीत साहब का प्रोग्राम सुपर हिट हो गया, सुपर हिट। वहाँ से फिर 2-3 शो और करके बर्मिंघम में, लेस्टर में करके फिर हम लोग वापस आ गए। फिर वो सीरियस हो गए बिल्कुल, तो फिर वो बैठ गए। हम लोग, मैं था और वो एक और म्यूजिशियन थे, नारायण ढोलक वाला। तो हम लोग 2 सिटिंग में जाते थे उनके पास, और वो अपना गाना शुरू, मतलब कंपोजिंग शुरू कर देते थे। 1982 द लेटेस्ट। लबों से लब जो मिल गए, लबों से लब फिसल गए, सवाल गुम जवाब गुम, बड़ी हसीन रात थी, चराग आफ़ताब गुम, बड़ी हसीन रात थी। 1983 कृष्णा।
1984 एक्सटेसीज। पसीने पसीने हुए जा रहे हो, पसीने पसीने हुए जा रहे हो, ये बोलो कहाँ से चले आ रहे हो, पसीने पसीने हुए जा रहे हो। बहुत दिनों की बात है, फिजा को याद भी नहीं, ये बात आज की नहीं, बहुत दिनों की बात है। हमको दुश्मन की निगाहों से न देखा कीजिए, प्यारे ही प्यारे हैं हम, प्यारे ही प्यारे हैं हम पे भरोसा कीजिए, हमको दुश्मन की निगाहों से न देखा कीजिए। 1985 अ साउंड अफेयर। डॉक्टर बशीर बद्र उर्दू लिटरेचर में एक जाना पहचाना नाम है, और मैं काफ़ी अरसे से गज़लें गाता हूँ इनकी। पहले हर एल्बम में एक आध गज़ल डॉक्टर साहब की डालते थे, जैसे पुरानी गज़ल है सोचा नहीं अच्छा बुरा, वो मैंने और चित्रा जी ने ड्यूट की शक्ल में गाया था। देखा तुझे, सोचा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे, मेरी खता मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी नहीं। 1987 इकोज। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। 1987 पैशंस। चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे, अगर हम कहीं वो मुस्कुरा दे। 1988 लाइव इन कंसर्ट, और 1988 में ही बियॉन्ड टाइम। बियॉन्ड टाइम हिंदुस्तान का पहला डिजिटल एल्बम था और इंग्लैंड में रिकॉर्ड हुआ था। इसके संगीत ने लोगों को चमत्कृत कर दिया। इसकी कुछ गजलें तो आज भी लोगों की जबान पर हैं। मैंने बहुत साल उनके साथ गुजारा है, और ख़ास करके लंदन में जब मैं बियॉन्ड टाइम में बजा रहा था तो अपनी आग को ज़िंदा रखना कितना मुश्किल है। इस गाने में बोले कि दर्द, मेरे दर्द को आप निकालिए रोनू भाई,
मैंने निकाला, आज आपके सामने है वो एल्बम। और एज ए सिंगर उनके जैसा ये कॉम्बिनेशन जो मैंने आज महसूस किया, लोगों को बताया कि लफ्ज़ सुर का पक्का और क्लासिकल का बैकग्राउंड। तुमने मंदिर देखे होंगे, ये मेरा आंगन है। एक दिया भी जलता रखना कितना मुश्किल है। पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है। पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। जगजीत और चित्रा की जोड़ी का ये स्वर्ण काल था। गजलों का अगर कोई सुपरस्टार था तो वो था जगजीत सिंह। दुनिया भर में उनके करोड़ों चाहने वाले बन गए थे। इन्हीं दिनों एक और कोहिनूर जगजीत की झोली से निकला। इसका नाम था मिर्जा गालिब। बेजोड़ शब्द सितारे गुलजार ने दूरदर्शन के लिए इसे बनाया था। मिर्जा गालिब में कुछ ऐसे अनूठे प्रयोग हुए थे जो हमेशा याद किए जाएंगे। मिर्जा गालिब की अंदरूनी कहानी हम सुनेंगे खुद गुलजार की ज़बानी। इसके अलावा देखेंगे 1988 के बाद का गज़लनामा अगले एपिसोड में। भारतीय गज़ल संसार में ये एक ऐसा प्रामाणिक दस्तावेज है जो पहली बार आपके सामने आ रहा है। इसलिए अगले एपिसोड को देखना न भूलिए। नमस्कार। अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे। अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे। तेरा मुजरिम मुझे डूब के मर जा।